students, welcome to SST So Simple Tutorial। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 1 फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा कि उस समय किस तरह सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। सभी लोगों को न तो एक समान समझा जाता था और न ही उन्हें एक समान अधिकार प्राप्त थे। नोबल्स और क्लर्जी संख्या में भी कम थे और स्पेशल प्रिविलेजेस भी एंजॉय करते थे। वे हर प्रकार के टैक्स से मुक्त थे। वहीं सारे टैक्स का बोझ थर्ड स्टेट को उठाना पड़ता था। आज हम दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस और दूसरा रोल ऑफ फिलोसोफर्स। तो फटाफट एनसीईआरटी बुक का पेज 5 खोल लीजिए। 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की आबादी बेतहाशा बढ़ रही थी। जो पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी, वो 1789 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई। मतलब 5 मिलियन लोग बढ़ गए। इन नए मेहमानों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? कोई अरेंजमेंट है? जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, क्या उसी रफ्तार से फ्रांस में अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता आ रहा है, उसी से बढ़ी हुई आबादी भी खाना खाएगा। तो इसका असर क्या होगा? चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। हुआ भी यही। उनका मेन फूड ब्रेड, और ब्रेड के दाम बढ़ गए। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात देखते हैं। ज़्यादातर वर्कर्स तो कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी कौन तय करता था? कारखाने का मालिक तय करता था। हमने देखा कि महंगाई तो बढ़ रही थी, पर क्या महंगाई के हिसाब से इनकी मजदूरी बढ़ी? तो नहीं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? तो इसका नतीजा यह हुआ कि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई। द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड। कभी कभी सूखा पड़ जाने से या कभी ओले पड़ जाने से पैदावार कम हो जाती, तो स्थिति और बदतर हो जाती। इसी को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। न्यू वर्ड्स देखिए बगल में। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मतलब कि एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक मीन्स है, जैसे रोटी, वो भी खतरे में पड़ जाए। सबसिस्टेंस क्राइसिस ओल्ड रिजिम में आम बात हो गई थी। पिछले क्लास में यह टर्म ओल्ड रिजिम छूट गया था। पेज 4 के सेकंड पैरा में देखिए। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूज्ड यूजुअली टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Let us now go to page 6. One 1.3 A growing middle class envisages an end to privileges. Envisage का अर्थ क्या होता है? Envisage means to imagine or to expect something in the future, especially something good. To conceive of as a possibility or a desirable future event. पेंसिल लेके बैठे, मीनिंग वहीं लिख लीजिए। That means if you envisage something, you imagine that it is true or likely to happen. मतलब कल्पना करना। मतलब ये जो मिडिल क्लास उभर रहा है, इन्होंने प्रिविलेजेस के अंत की कल्पना की। कल मैंने थर्ड स्टेट में चर्चा जो की, उसमें मिडिल क्लास की बात की थी। मैंने कहा था कि इन्हें पैसे की कमी नहीं थी। दरअसल इस ग्रुप का इमरजेंस 18th सेंचुरी में होता है। यूरोप में तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। इन लोगों ने वहाँ हाथ आजमाए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और ओवरसीज ट्रेड से खूब पैसे कमाए। समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है उसे ओवरसीज ट्रेड कहते हैं। अब इस ग्रुप में वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर भी थे। वे पढ़े लिखे थे, योग्य थे। एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण
ओल्ड रेजिम के घोर विरोधी थे। ये ग्रुप पॉलिटिकल पावर पाना चाहता था, पर वहां तो नोबल्स का कब्जा था। इनका मानना था कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रादर ए पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। मतलब कि समाज में किसी को भी जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। समाज में किसी की भी हैसियत उसके मेरिट पर होनी चाहिए। तो अब आप जो हेडिंग था, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, समझ गए होंगे। अब रोल ऑफ फिलोसफर्स की बात करते हैं। उस समय कुछ ऐसे विद्वान भी हुए जैसे जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, जिन्होंने अपने विचारों से थर्ड स्टेट की सोई हुई आत्मा को जगाया और उनको परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। दे envisaged a society based on freedom, equal laws and opportunities for all. इन लोगों ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो स्वतंत्रता, सबके लिए समान कानून और सबके लिए समान अवसरों के विचार पर आधारित थे। जॉन लॉक ने अपने विचार अपनी किताब टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में व्यक्त किए। He refuted the divine and absolute rights of the monarch. उसने साफ साफ डिवाइन राइट थ्योरी का खंडन किया। आप सोच रहे होंगे डिवाइन राइट्स क्या होता है। डिवाइन मीन्स ईश्वरीय, इमेनेटिंग फ्रॉम गॉड। डिवाइन राइट्स थ्योरी के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित संस्था है और राजा उसका रिप्रेजेंटेटिव है। उस समय यूरोप के अधिकतर राजा खुद को ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने उन्हें लोगों पर राज करने के लिए भेजा है, इसीलिए वे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं, किसी सांसारिक शक्ति या इंस्टीट्यूशंस के प्रति नहीं। यही कारण था वे न तो आम लोगों में रुचि रखते थे और न उनकी बात सुनते थे। फ्रांस का भी यही हाल था। यहाँ के राजा भी डिवाइन राइट्स में विश्वास रखते थे, जिसके कारण वे स्वयं को किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते थे। रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया और जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित गवर्नमेंट की बात कही। वे कहते हैं, देयर इज ए सोलम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। द किंग इंस्टेड ऑफ रिगार्डिंग हिमसेल्फ एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सर्व देम विथ हार्ट एंड सोल। But if the king violates the agreement and inflicts problems and difficulties on his subjects, the people have a right to remove him from the throne. मतलब ये कि जनता ने शासक को अपने अधिकार सरेंडर किया है ताकि शासक जनता को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने में सहायता कर सके। पर यदि शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो जनता को अधिकार है कि वह ऐसे निरंकुश राजा के खिलाफ विद्रोह करे और उसे हटा दे। मोंटेस्क्यू ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस किताब में उन्होंने सरकार में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की। उनका मानना था कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट्स के तीनों ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अलग अलग होना जरूरी है। उन्होंने लिखा कि फ्रांस में जब तक ये तीनों लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर एक ही व्यक्ति के पास होंगे, तब तक वहाँ किसी सुधार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। इन फिलोसफर्स के विचारों का बुक्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार किया गया। लोग जहाँ भी बैठक करते, सलोन या काफ़ी हाउस में, वहाँ इन विचारों पर बहस करने लगे। अनपढ़ भी इन बातों को समझ सकें, इसके लिए इन न्यूज़पेपर्स या बुक को जोर जोर से पढ़ा जाता था। जब यूएसए के 13 कॉलोनीज ने खुद को ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें मोंटेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर्स को ध्यान में रखा गया। ठीक है, लेट अस नाउ सी द क्वेश्चन पार्ट। नाउ यू मस्ट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। What is subsistence crisis? Explain the factors
responsible for subsistence crisis in France? Who wrote the book Two Treatises of Government? 4. Describe the role of philosophers in the French Revolution. In the next video, we will discuss Unit 2, Outbreak of Revolution. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you.